गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग 11th क्लास का है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर देखते हैं। हमने पिछला क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस किया था, बोलिएगा ज़रा, साइंटिस्ट के बारे में, है ना। हमने अरिस्टोटल साहब के बारे में डिस्कस किया था, थियोफ्रास्टस के बारे में डिस्कस किया था, हुकर और क्या नाम था उनका, बोलिए ज़रा, बेंथम हुकर के बारे में डिस्कस किया था। और हमने लीनियस साहब के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आर एच विटेकर साहब के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो मेरे बच्चों, हम लास्ट में आपको मैंने ये कहा था कि जो आर एच विटेकर साहब हैं, इनका कॉन्सेप्ट जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी था, इसीलिए इसको आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या मैंने बताया था आर एच विटेकर साहब के बारे में। बल्कि आज हम किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पिछला क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं और कुछ जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा उसको भी हम आज क्लियर करेंगे। तो मेरे बच्चों, आपको मैंने पिछला क्लास में आर एच विटेकर साहब के बारे में मैंने ये बोला था कि इनका जो क्राइटेरिया था या करेक्टरिस्टिक्स थे इनके जो क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम का, वो क्या क्या था। पहला बोलिए ज़रा। सेल के बारे में था, सेल टाइप हम बोल सकते हैं, है ना, सेल वॉल, और बोलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और बोलिए रिप्रोडक्शन, और बोलिए क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और भी था कुछ, न्यूक्लियस, है ना, और भी था कुछ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये कुछ चीज़ें थी और भी थी, यहाँ पर मैं ETC कर दूँ एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे बेसिस को इनके बेसिस पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, राइट। मेरे बच्चों, अभी मैं आपको, है ना, मैं ये बताऊंगा कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, उसका मैं एक चार्ट बनाऊंगा, है ना। जो मेजर क्वेश्चंस, मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हालांकि हम सब में पढ़ेंगे, 5 किंगडम में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उस चार्ट में जो मेजर पॉइंट, मेजर क्वेश्चंस हैं, उसको आप याद रखेंगे उस चार्ट से। जैसे सेल टाइप की बात करें तो प्रोकैरियोट कौन सा, मल्टीकुलर कौन सा, ये सारी चीज़ का हम चार्ट बनाएंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं मेरे बच्चों कि अच्छा ये बताओ, जो आर एच विटेकर साहब थे, हालांकि हम लोग तो उस समय नहीं थे कि सर आए थे हमारे क्लास में हमको पढ़ाने, तो वो बहुत प्यार से हम लोगों को कुछ वर्ड बता दिए थे कि भाई ये इस 6-7 में से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार इस पर है, मैंने इसके बेसिस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो थे नहीं। लेकिन हमें पता चला, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका आर एच विटेकर साहब का हाईलाइट पॉइंट है। 1 से लेकर के 7 तक मैंने मेंशन किया हुआ है। इस सब में से सबसे ज़्यादा जो उनको हेल्प हुआ ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में कैटेगराइज करने का, 5 किंगडम में क्लासिफाई करने का, है ना, वो जो सबसे ज़्यादा जो हेल्प हुआ वो कौन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, इट इज़ द वेरी हेल्पफुल फॉर द आर एच विटेकर साहब, है ना। आर एच विटेकर साहब के लिए बहुत हेल्पफुल है ना, क्योंकि इसी के बेसिस पर ज़्यादातर उनको सब चीज़ डिवाइड करना आसान हुआ। तो मेरे बच्चों, ये चीज़ें हम नहीं बताने वाले, इतनी चीज़ें काफ़ी। अब मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, वो ये कि अच्छा एक चीज़ और था उनका, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, उसको छोड़िए। अब मैं आपको अगर मैं बताऊँ कि सेल कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स आप क्या समझते हैं, बोलिए ज़रा। कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल से हम बस इतना समझते हैं कौन यूकैरियोट है और कौन प्रोकैरियोट, क्लियर। तो मेरे बच्चों, आर एच विटेकर साहब ने कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में यूँ बोला कि कुछ तो प्रोकैरियोट होते हैं और कुछ तो यूकैरियोट होते हैं। जो प्रोकैरियोट था उनमें आर एच विटेकर साहब ने मोनेरा को रखा, और जो यूकैरियोट था उनमें आर एच विटेकर साहब ने किस किस को रखा, सबका मैं यहाँ एक एक वर्ड लिखूंगा, प्रोटिस्टा को रखा और
बोलिए ज़रा, फंजाई को रखा और प्लांटिया को रखा और एनिमेलिया को रखा। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल समझ में आई। दूसरी चीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये चीज भी इन्होंने देखी थी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आर.एच. विटेकर साहब ने यहां पर भी दो चीजें बोली। उन्होंने एक चीज बोला कि कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर की बात अगर हम करें, अभी अभी हमने देखा कि सेलुलर यूनिसेलुलर कौन था? प्रोकैरियोट। अब मल्टी सेलुलर की बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? बोलिए जरा, बिला झिझक बोलिए, शर्माने की क्या बात है, बोलिए जरा। इसमें आ जाएंगे प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई, एनिमेलिया। तो अगर आपकी एनसीईआरटी में आप ध्यान से एक मोहब्बत की निगाह से अपनी एनसीईआरटी के पेज को देखेंगे तो वहां पे आपको कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप का दिख रहा है। बल्कि यहाँ नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ बनाऊंगा, यहाँ कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा। यहां पे लिखा होगा मोनेरा, यहां पे लिखा होगा प्रोटिस्टा, और यहां पे लिखा होगा फंजाई, यहां पे लिखा होगा प्लांटिया, यहां पे लिखा होगा एनिमेलिया, है ना। यहां से यहां तक ये वाली जो लाइनिंग है, इधर की बात अगर हम करें तो ये हैं प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर। इसकी बात हम करें तो सबके सब क्या आ जाएंगे इधर? यूकैरियोट्स। ये चीजें आपको मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इसको भी याद रखने। अगर मैं यहां की लाइन की बात करूं, इससे इधर तक हमें पता है कि सब के सब क्या है? मल्टी सेलुलर, है ना, ये भी मल्टी सेलुलर। अब मेरे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ पे एक पॉइंट है 5th नंबर पे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी उन्होंने देखा था, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करने के लिए। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस मतलब कि कौन कब इवॉल्व हुआ। जैसे मैं 5 भाई हूं तो हमसे बड़े जो सबसे बड़े हैं, है ना, उनको एक अलग दर्जा दिया गया, उनसे जो छोटे हैं उनको एक अलग दर्जा दिया गया, उनसे जो छोटे हैं उनको एक अलग दर्जा दिया गया, मैं हूं मुझे एक अलग दर्जा दिया गया उनके बाद, है ना। तो देखा जाए तो मैं यहाँ पे माँ बाप के प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप कहेंगे कि नहीं सबके लिए प्यार एक ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके जो माहौल में जो उनका जो करेक्टर है ना, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो बड़ा भाई उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, है ना। तो वही चीज़ें, इवोल्यूशन का मतलब होता है, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब कि कौन ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व हुआ, कौन ऑर्गेनिज्म पहले इवॉल्व हुआ, कौन ऑर्गेनिज्म उसके बाद इवॉल्व हुआ, ये सीक्वेंस अरेंज करना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फंजाई और प्लांटिया। देखिए जाहिर सी बात है कि जो प्रोटिस्टा है वो कहाँ से आया होगा? मोनेरा से, और ये प्रोटिस्टा में से फिर एनिमेलिया, फिर प्लांटिया और फिर फंजाई क्या हुआ होगा? निकला होगा। तो मतलब इधर से इधर जो है ये कौन सा है? इधर से नीचे से जो ऊपर जा रहे हैं यही तो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप समझ में आई बात? इतनी चीज़ें आपको शायद क्लियर हो गई होगी, हमने जो चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। मैंने अभी तक आपको क्या बोला, ये पिछला क्लास का मैंने आपको थोड़ा सा याद दिलाया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये चीज़ आप देखिए, इसको थोड़ा सा रफ कर लीजिए क्योंकि मैं थोड़ा इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है।
वो मैं ये बताने वाला हूं कि आपको पता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो काफ़ी एक्सेप्टेबल होता है। तो मैंने आपको अभी एक चीज़ ये बताई, ये चीज़ें अभी आपको मैंने बताई। इधर मैंने फंजाई लिखा हुआ है, छोटा लिखूंगा तभी तो इसमें मैं चीज़ें लिखूंगा। इधर मैंने प्लांटिया लिखा हुआ है, इधर मैंने एनिमेलिया लिखा हुआ है। क्लियर? इधर मैंने प्रोटिस्टा लिखा हुआ है, इधर मैंने मोनेरा लिखा हुआ है। भाई मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो मोनेरा के कुछ ऑर्गेनिजम्स वो हेट्रोट्रॉप भी होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप भी होते हैं, कुछ सैप्रोफाइटिक भी होते हैं और कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। शॉर्ट लिखा हूँ, ओए बच्चों याद रखियो, क्योंकि अभी मैं चार्ट बना रहा हूँ उसमें फुल फॉर्म लिख दूंगा। मोनेरा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने यहाँ पे एक अकेला डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बच्चों देखिए मैंने क्या बोला, मोनेरा के कुछ ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉप, कुछ ऑटोट्रॉप, कुछ सैप्रोफाइट और कुछ पैरासाइटिक। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें इसमें भी सेम कंडीशन, कुछ हेट्रोट्रॉप, कुछ पैरासाइटिक, कुछ सैप्रोट्रॉप, कुछ ऑटोट्रॉप्स। लेकिन मेरे बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं बहुत प्यार मोहब्बत के साथ कि फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक। बिकॉज जब फंजाई को न्यूट्रिशन चाहिए होता है तो वो फर्स्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म पर या उसके अंदर वो जाता है और उसको डाइजेस्ट करता है, देन इंजेस्ट। तो फंजाई पहले डाइजेस्ट करता है फिर इंजेस्ट करता है। फंजाई कैसे डाइजेस्ट करता है? विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस विच सीक्रेट बाय द फंजाई। अब देखिए यहाँ पे फंजाई की अगर हम बात करें तो ये फंजाई क्या है मेरे बच्चों, बोलिए जरा, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मेरे बच्चों। अगर प्लांट की हम बात करें, अभी चार्ट में मैं ये सारी चीज़ें मेंशन करूँगा। प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट क्या है, सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक या हेट्रोट्रॉप? ओए भूलना नहीं भाई, प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है ना। क्लोरोफिल क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन। भूल गया सब भाई, याद होने चाहिए आपको। तो प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या आप प्लांट के पास खाना लेके जाते हो क्या? वो अपना खुद बनाते हैं ना। एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करता है? क्या ये सड़ी गीली चीज़ें खाता है? नहीं ना, खाता है नहीं भाई। अगर मैं एनिमल, नॉर्मल एनिमल की अगर मैं बात करूं तो वो अपना फूड जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ, सॉरी हेट्रोट्रॉफ्स। तो ये चीज़ें जो थी ना, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये काफ़ी हेल्पफुल था आर.एच. विटेकर साहब के लिए, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग जो है वो चार्ट टेबल ड्रॉ करेंगे, है ना। फिर उसके बाद मोनेरा हम लोग किंगडम स्टार्ट भी कर देंगे। ओके मेरे बच्चों, तो चलिए इसको रफ कर लीजिए आप। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं वही आर.एच. विटेकर साहब के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब मैं चार्ट ड्रॉ करता हूं यहां पे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमने पिछला लेक्चर में जो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने आर.एच. विटेकर के कॉन्सेप्ट को काफ़ी फोकस किया था और मैंने बोला था काफ़ी एक्सेप्टेबल भी उनका थ्योरी निकला, है ना। कब दिया था उन्होंने, बोलिए? 1969। अब मेरे बच्चों अब आइए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सेल टाइप देखेंगे यानी सेल स्ट्रक्चर, है ना, फिर उसका सेल वॉल देखेंगे, फिर उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसको ओवरव्यू, ये चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। ओके, किंगडम मोनेरा में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन इस चीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ R.H. विटेकर, इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर में सेल टाइप देखते हैं। सबसे पहले एक मोनेरा ही ऐसा है जिसका प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर, समझ में आई बात, बाकी सब के सब यूकैरियोट, सबके सब यूकैरियोट। सेकंड, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो पांचों किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट एक्सेप्ट एनिमल, ठीक है। एनिमलिया किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट होता है। हम जानते हैं हम लोग में क्या सेल वॉल होता है, क्या नहीं होता, तो याद रखिएगा। कंपोजिशन की अगर बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन मोनेरा में, है ना, और सम हैव सेल वॉल, किसमें, प्रोटिस्टा में। फंजाई में भी सेल वॉल होता है, और इसका जो मेडअप होता है सेल वॉल वो किस चीज से, काइटिन। और प्लांटिया की बात करें तो सेल्यूलोजिक होता है, हम लोग अच्छे सेलुलोज का और पेक्टिन का बना हुआ होता है ना, हेमीसेल्यूलोज। और एनिमलिया में तो सेल वॉल भाई एब्सेंट होता है ना मेरे बच्चों, तो डू नॉट हैव सेल वॉल। तो दो चीजें हमें समझ में आई। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरे बच्चों यानी मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट्स को हम लोग कैसे क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस परसेंट नहीं होता, तो इसलिए हम लोग नॉर्मली यूं कहते हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो मेरे बच्चों प्रोकैरियोट में क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होता, इसीलिए याद रखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में क्या है, एब्सेंट, बाकी सब में क्या है, प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जितनी चीजें आप एक एक करके सब किंगडम में बेहतरीन बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, वो सब के सब आपको यहाँ इस चार्ट में से आपको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है क्या, सजाना, ऑर्गेनाइज करना, है ना, सीक्वेंस में रखना किसी भी चीज को। अब वही चीजें आप देखिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म में, कौन से किंगडम में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, वो चीज देखेंगे हम लोग। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में तो मोनेरा में कैसा, सेलुलर यानी सेलुलर लेवल है, और किसमें, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर, बट इन फंजाई मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, ये चीज याद रखिएगा। और इन प्लांट ये टिश्यू और ऑर्गेन लेवल होता है, और इन एनिमल टिश्यू, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आप याद रखेंगे। अब जो हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेरे बच्चों अगर मैं R.H. विटेकर का, अगर मैं यूं बोलूं कि ये R.H. विटेकर जो थे, अगर इनका हाईलाइट पॉइंट देखें पांचों किंगडम को, आखिर कोई ऐसा तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसके बेसिस पर, यानी पूरा कॉन्फिडेंटली उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया होगा। अगर ये पांचों, छह, सातों में से हम देखने की कोशिश करें जो हम पिछले क्लास में बता रखे हैं, उन सब में सबसे बेस्ट जो हम R.H. विटेकर का कॉन्सेप्ट मानते हैं वो है हाईलाइट पॉइंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो R.H. विटेकर का सबसे हाईलाइट पॉइंट मानिएगा ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में से, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पर इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम वाइज क्लासिफाई किया था। अब वही चीज है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखते हैं कौन ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ है, कौन ऑटोट्रॉफ है। अगर हम मोनेरा की बात करें यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें क्या क्या ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी, और सैप्रोफाइटिक भी, और पैरासाइटिक भी। और अगर प्रोटिस्टा की बात करें, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। तो मतलब इसमें तो ये चीज समझ में आई। फंजाई की बात करें, कभी भी फंजाई किसी भी ऑर्गेनिज्म पर जाएगा और उसको पहले डाइजेस्ट करेगा फिर इंजेस्ट करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक, मतलब सड़े गले चीजों पर ये ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। प्लांटिया की अगर हम बात करें, इसके पास क्लोरोफिल परसेंट होता है, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो अपना खाना खुद बना ले उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और अगर एनिमलिया की बात करें तो इसके हमारे पास कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम फोटोसिस्टम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं। हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। कितनी चीजें के लिए, तो हेटेरोट्रॉफ्स। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेरे बच्चों, मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा इस चार्ट को याद कैसे रखना है आपको। अगर सेल टाइप की अगर हम बात करें तो एक मोनेरा में प्रोकैरियोट्स, बाकी सब यूकैरियोट। एक मोनेरा यूनिसेलुलर, बाकी सब मल्टी सेलुलर। क्लियर।
और अगर सेल वॉल की बात करें तो सब में सेल वॉल प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट एनिमलिया किंगडम के। सेल वॉल अगर मैं मोनेरा की बात करूं तो बना होगा पेप्टिडोग्लाइकेन, और प्रोटिस्टा की बात करें इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट। फंजाई की बात करें इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होगा, काइटिन का बना हुआ। प्लांटिया की बात करें इसमें सेलुलोज, एनिमलिया की बात करें तो इसमें है ही नहीं। फिर अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो एक ही प्रोकैरियोट है तो एक ही में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल 2 में मोनेरा और प्रोटिस्टा में, उसके बाद टिश्यू लेवल आ जाएगा यानी लूज टिश्यू आ जाएगा, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन और टिश्यू सिस्टम, और उसके बाद ऑर्गन और टिश्यू लेवल, और टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा प्रोटिस्टा में चारों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फंजाई में जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सैप्रोफाइटिक, प्लांटिया में ऑटोट्रॉफ और एनिमलिया में हेटेरोट्रॉफ। इतनी चीजें यहाँ से आपको ये चार्ट याद रखनी, ये आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है किसके, आर.एच. व्हिटेकर साहब के कॉन्सेप्ट पर। अब आते हैं हम लोग किंगडम मोनेरा में। अब हम किंगडम मोनेरा को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा को हम एक और यूं कॉमनली बोल सकते हैं बैक्टीरिया। तो इसीलिए मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया हैज अ सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। तो बैक्टीरिया है सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। ये चीजें काफी अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से उठ के आ जाते हैं। अब ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स। अभी हमने देखा मोनेरा में जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स। इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया एज वेल एज ब्लू ग्रीन अलगी, BGA। तो इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया एज वेल एज ब्लू ग्रीन अलगी। नेक्स्ट थिंग, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि वो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये एवरीवेयर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन एवरीवेयर। अगर मेरा हाथ गंदा है, मान लो मेरे हाथ में बालू मिट्टी लैंड बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, तो मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हमारे हैंड में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया परसेंट हैं, राइट। हर जगह बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल एंड दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम। बैक्टीरिया की हम बात करें तो एक्सट्रीम कंडीशन में भी, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहते हैं, सच एज हॉट स्प्रिंग, जिसको हम लोग थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग अगर हैबिटेट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं, कहाँ पे लिखूं, चलो यहीं पे लिख रहा हूँ। तो इसको हम बोलते हैं थर्मो, यहाँ पे भी नहीं लिख सकता, यहाँ पे लिखूं मैं, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ, थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स मतलब हैबिटेट हॉट है ना। तो हॉट स्प्रिंग की अगर हम बात करें, अगर डिजर्ट की बात करें, अच्छा कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि सॉल्टी हैबिटेट को भी पसंद करते हैं। तो जो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है उसे हम बोलते हैं हैलोफिल्स। उसे हम क्या बोलते हैं, हैलोफिल्स। समझ में आई बात। तो ये चीजें आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा, जब मैं बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं ये भी बोलने वाला, दे आल्सो लिव्स इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग एंड डिजर्ट एंड स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट सर्वाइव। जहां पर वो सर्वाइव नहीं करते वहां पर बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। मेनी ऑफ देम लिव्स इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट होता है ना। जैसे कि अगर मैं गट की बात करूं तो हम लोगों के गट में भी जो प्रेजेंट होता है वहां पर वो काफ़ी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है। तो वो चीज़ की हम बात करते हैं, मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। अब बच्चों बैक्टीरिया का जो शेप है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, ये शेप हमें याद रखनी पड़ेंगी। अगर मैं शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करूं तो 4 टाइप की बैक्टीरिया होते हैं, एक कॉमा शेप्ड और एक स्पाइरल शेप्ड और एक ब्रॉड शेप्ड और एक स्फेरिकल शेप्ड। याद क्या रखने हैं, कोकस की अगर हम बात करें, कोकस सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है कोकाई, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। देखिए स्फेरिकल है ना। अगर मैं बैसिलस की बात करूं, इसका प्लूरल होता है बैसिलाई, इसका प्लूरल क्या होता है बैसिलाई, और सिंगुलर क्या होता है बैसिलस, और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है रॉड शेप्ड होता है। याद रखिएगा, आप यहां पर डायग्राम देख सकते हैं इस तरीके से, है ना, ये क्या है रॉड शेप्ड है। एंड थर्ड नंबर इज स्पाइरिलम, नाम से ही क्लियर है कि स्पाइरल शेप का होगा। You can see here plural spirilla and the singular is spirillum। तो spiral shaped आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने spiral shape का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। And the fourth and last type on the basis of shape of bacteria is Vibrio, है ना। Vibrio
प्लूरल इज वेब्रो, यानी कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। यू कैन सी हियर कॉमा शेप्ड, है ना, कॉमा शेप्ड। मैं अगर बनाना चाहूँ और बना सकता हूँ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। क्लियर है? तो हमने आज मोनेरा के कुछ पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। अब मैं यहाँ से बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी डिटेल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ओके मेरे बच्चों, आज हम अपनी क्लास, है ना, यहीं पर रुकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप बाद में देखेंगे। ये जो चार्ट है, ये चार्ट ये काफ़ी कंक्लूजन निकाल के बनाया हुआ चार्ट है, जो हमारे एनसीईआरटी में भी मौजूद है। इसे हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ताकि इससे आपको जो मेजर क्वेश्चंस हैं पूरे पांचों किंगडम में, वो आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, और जो बारीक बारीक चीज़ है वो हम आपको बताते जाएंगे और आप याद रखते जाएंगे। तो ओके मेरे बच्चों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय।